बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 8 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अच्छा गुजरे कैसे, कुछ खबरें जो इर्द गिर्द हमारे गर्दिश करी थी उसकी वजह से यकीन माने दिल इतना अफसरदा था, इस कदर एक परेशानी की लहर। क्योंकि जब आप देखते हैं कि पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गई, जिन घरों से दो दो तीन तीन जनाजे इकट्ठे उठे हैं, जिन घरों में सफ़े मातम बिछाए, उनका दुख उनका दर्द हम बिलाशुबा उस तरह से नहीं समझ सकते जो इस तरह से जो फैमिली पर गुजर रही है। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो इस तरह के सान्हे के बाद जन्म लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है। हुक्मरान इसके जवाबदेह होते हैं, इंतज़ामिया इसके लिए जवाबदेह होती है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। जिनकी ज़िंदगियाँ गई उनकी ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। आगे चल के हम प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आज की खबरें भी होंगी, आपको मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल जो कि एक बार फिर से तशवीशनाक हो रही है, उस पर भी हमने रोशनी डाली है। 11:05 पर इंशाल्लाह हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचाना होगा। और इसके साथ साथ अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अच्छी बात। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, जो हज़रात डेंगू की वजह से या कोरोना की वजह से इस दुनिया फ़ानी से चले गए, और उनके लिए आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। अपनी ज़बानी नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बान अथर से क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, जो शख्स पेट की बीमारी में मर गया, इसमें गुर्दों का फेल हो जाना, हार्ट अटैक है, इसी तरह कोरोना है, इसी तरह डेंगू है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उससे अज़ाब क़ब्र को ख़त्म फरमा देंगे। और जिससे अज़ाब क़ब्र ख़त्म हो गया, मेरे भाइयों, हुज़ूर ने फरमाया क़ब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया, बाकी तमाम मनाजिल में कामयाब हो जाएगा। जो खुदा न खास्ता इसमें नाकाम हो गया, तो बाकी मनाजिल के अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सब का ख़ातिमा ईमान पे नसीब फरमाए। आमीन 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 सुमामीन। ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। नहीं, इससे पहले हमने आपको मौसम की सूरत हाल बतानी है। जी, मौसम की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। बारिश मुसलसल होती रही, परसों कल भी मौसम कुछ इस तरह का था। सुबह धूप भी निकली, फिर कुछ मौसम बादल भी आए, सर्दी की शिद्दत में कल इजाफा भी देखा गया। लेकिन अभी कंपैरेटिवली मौसम कुछ बेहतर भी है, सर्दी भी महसूस हो रही है, लेकिन धुंध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि अच्छी खासी है। तो सर्दी की शिद्दत और बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, टुडेज वेदर में जानेंगे। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइए इस वक्त टेम्परेचर क्या है शहर का और दिन भर क्या मैक्सिमम रहेगा? बारिश की कोई खबरें हैं? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम अच्छा खासा सर्द है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा इस मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम के हवाले से पेशगोई की गई है कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। आज फॉग भी अच्छी खासी देखी जा रही है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो भी महदूद होकर रह गई है। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने दिन भर के हवाले से ये बताया है कि आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से शहर लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बरकरार है। और आज ओवरऑल लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 175 है, जबकि मुख्तलिफ मकामात जो कि इस वक्त आलूदा तरीन देखे जा रहे हैं वो कोट लखपत है, मॉडल टाउन है, टाउनशिप है, जेल रोड है, माल रोड है,
ये एरिया जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड देखे जा रहे हैं। इसलिए शहरियों को हिदायत की जा रही है कि मास्क इस्तेमाल को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जबकि फॉग से बचने के लिए माहिरीन की जानिब से, खास तौर पर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शहरियों को ये ताकीद की गई है कि जो हिफाजती इक़दाम जो हैं वो उनको बताए गए हैं, हिफाजती तदाबीर जो उनको दी गई हैं उन पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो मुख्तलिफ हादसात से खुद को महफूज रख सकें। जी, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल हमें कोमल ने बता दी। अब हमने डिस्कस करनी है जी शहर की सूरत हाल क्या है। पहली खबर है जी, हुकूमती नाअहली का पोल खुल गया। साने हमारी की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफात। अस्पताल में आग के शोले, रिकॉर्ड जलाने के लिए आग लगाए जाने का इंकशाफ, तहकीकात शुरू। कमिश्नर का तमाम शहरियों को मास्क मुहैया करने का अज़्म, 80 लाख मास्क मुफ्त तकसीम करने का प्लान। और जी, रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। सो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आज की पहली खबर, इंतहाई अफसोसनाक खबर, हुकूमती नाअहली का पोल खुल गया है। सानहे हमारी की इब्तदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। हमारी खबरें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर पे मेरे पास तो अल्फाज नहीं। मैंने जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, इतने दिनों से जो चैनल्स पे सूरत हाल देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पब्लिक तो परेशान है, लोग भी अफसोस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो वहीं खड़ी है। हाँ। हुकूमत तो कहती थी जो लोग मर गए, जो दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए, जिनका पूरा ख़ानदान जो है यहाँ से चला गया, वही जिम्मेदार हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप हुकूमत में आए, कहा गया कि हम सेहत को फ़रोग देंगे, और कुछ दिन पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले, आपके एक वज़ीर साहब ट्वीट भी करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं और मरी वो सैर के लिए निकले हैं। मुझे ये बताएं, अगर आपको इस बात का मालूम था और पता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग चले गए और उसका आप क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हुकूमत की वजह से है या जो भी है, लेकिन उसके बाद इंतजामात करने किसकी जिम्मेदारी है? और आपको पता है कि लोग वहां का रुख कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई तो मैनेजमेंट में बेहतरी करनी चाहिए। देखें, एक चीज मैनेज करने की जरूरत थी जिसकी वजह से इतना बड़ा साना हुआ और लोग जो है वो जाँ बहक हुए। एक ही थी कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार नहीं रखा गया। अगर आप शाहराहों को बेहतर तरीके से खोल सकते और जो बर्फ़बारी हो रही थी, जो शहराएँ उसकी जद में आ रही थी, अगर वहाँ से बर्फ़ को हटाया जाता और ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बरकरार रखा जा सकता था, तो कुछ भी नहीं होना था। ये सारा कुछ हो जाना था। एक ये चीज़, और दूसरा आपको पता है कि मरी में कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है, इंतजामिया को भी पता है, हुकूमत को भी पता है, उस कैपेसिटी को भी नहीं देखा गया। धड़ाधड़ जितने लोग जाते रहे हैं सबको जाने दिया गया है, रोका नहीं गया। सेकेंडली, प्रेडिक्शन थी कि बर्फबारी जो है वो इस कदर ज्यादा हो रही है, पहले से सबको पता था, बावजूद इसके कोई इंतजाम नहीं किया गया, बावजूद इसके सड़क पर जो पैच वर्क वगैरह होना था वो भी नहीं किया गया। देखें, इंतज़ामिया की जानिब से रोकना नामुमकिन होता है। मुझे बताएं, एक तो स्कूलों में छुट्टियां थी, फिर मौसम जिस तरह सूरत हाल थी, फिर स्नोफॉल अगर है, बर्फ़बारी हो रही है, उसको देखने के लिए हमारे पास चूँकि चंद मकाम आती हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, पहले भी जाते हैं, इस दफ़ा भी गए। लेकिन इंतज़ामात की जो बात है कि आपकी जो ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पर थी, उन्होंने क्या किया? आप देखें, लोग जो वापस आ रहे हैं, जब उनसे गुफ्तगू की है वो भी आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी है, टीवी चैनल्स पर भी आ रही है। मुझे बताएं कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम मेज़बान हैं, हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो जाने वाले लोग हैं उनको ब्लैकमेल वहाँ पर किया जाता है कि होटल्स का किराया आपने 20,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया। इवन जब मैं सुन रहा था कि गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 2,000 रुपये है, बड़ी गाड़ी को अगर आप धक्का लगवा रहे हैं उसका 5,000 रुपये है। पार्किंग स्टैंड जो है वहाँ पर माफिया का राज है। अच्छा, आप छोड़ दें कि वो जो जहाँ से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मुझे बताएं कि इनके जो ये बाकी जो मुहर्रिकात हैं, जो आपकी अपनी रिपोर्ट है जिसमें इस बात का इंकिशाफ भी किया गया कि बिजली बंद हुई, उसकी वजह से लोग होटल से निकले, उन होटल्स मालकान को पकड़े कि इतनी सर्दी में जब बर्फबारी हो रही थी तो आपके होटल्स का बाकी अगर बिजली बंद हुई तो उसका सिस्टम कहाँ पे था? उस होटल्स में लोग होटल से निकले, गाड़ियों में बैठ गए, गाड़ियाँ क्या हुई, ट्रैफिक में फंस गई, और जब वो रुक गई उसके बाद बर्फबारी होती रही और उसका खमियाजा जो है वो आपने इतनी अमवात की सूरत में उठाया।
मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप वज़ीर आला साहब उसका तायराना नज़र से देखें, जाकर मीटिंग्स करें, वुज़रा साथ चले जाएं, लेकिन वो जो लोग यहाँ से चला गए उनका आप जो सदमा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, उस नुकसान को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्तकबिल में अगर इसको आपने सियाहत को फ़रोग देना भी है और सियाहों के लिए इंतज़ामात भी करने हैं, जो मकामी लोग हैं जो माफिया की सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। आपको याद होगा माजी में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, उस वक्त बाइकआउट मरी की एक मुहिम चली थी और बहुत सारे लोगों ने उसका बाइकआउट भी किया था। मेरे ख्याल में इस सानिया के बाद भी अब यही होगा। ये उस वक्त होगा जब इंतज़ामिया आपकी मुतहरिक होगी, वहाँ के जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लेंगे। इंतजामात के हवाले से पार्किंग स्टैंड्स मौजूद नहीं है, फिर गया कि आप लोगों को रोक इस तरह से ये हालात देख के सियाहत को फरोग दिया जाएगा। कौन जाएगा, कौन आएगा? गैर मुल्की कौन आएगा? आप तो कहते हैं कि गैर मुल्की आएंगे और वो उनको हम बुलाएंगे और दिखाएंगे और सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान को होगा। अब ये हर जगह पे चली गई, पूरे सोशल मीडिया पे हर चीज मौजूद है, कौन आएगा? आपकी सियाहत के फरोग के दावे, आपकी सयाहों की सहूलियात क्या है वहां पर? दूसरा, वहां पर जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि गाड़ियों में क्यों वो रात भर सोए रहे, होटल्स के किराए डबल से भी ट्रिपल कर दिए गए, 60,000 रुपया, 50-50 60-60 हजार रुपया लोग कह रहे हैं। तो इन माफिया से कौन पूछेगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मकामी लोग हैं बेसिकली वो जिम्मेदार हैं। हम हुकूमत को ठहराएं, वो अपनी जगह पे, हुकूमत का काम था कि एक SOP। अच्छा, फिर मैं हुकूमत पे क्या बात करूं, वो तो टमाटर का रेट बरकरार नहीं रख सकते, वो तो चिकन का रेट बरकरार नहीं रख सकते, उसमें कमी नहीं ला सकते। तो इतनी बड़ी जो मार्केट है जहाँ पे सियाहत को फ़रोग दिया जाता है, बहुत बड़ी तादाद में सियाह वहाँ पर जाते हैं, उनको किस तरह कंट्रोल करेंगे? फिर भी ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि उन तमाम जो लोग हैं वहाँ पे, चाहे होटल्स मालकान हैं, चाहे दीगर लोग हैं, है इंतजामिया इससे बड़ी दूसरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। जिम्मेदार वाकई का कौन है? सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक जानिब बातें की जाती हैं सियाहत के फरोग की, सियाहों के लिए इंतजामात क्या है, सियाहों के लिए सहूलियात क्या है, वो तो पोल खुल के सामने आ गया है। पूरी दुनिया में क्या इमेज गया, वो पूरे सोशल मीडिया ने भी दिखाया, मीडिया ने भी दिखाया। इसके बाद वो दावे तो धरे के धरे रह गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जिंदगियां चली गई उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। हम इससे सीखेंगे क्या? जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार नहीं। सेकेंडली, मुझे तो ये भी नहीं नजर आ रहा कि इस वाक़े से कोई सबक सीख के आगे के लिए इंतजाम करे, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सियाहत की तरफ जाएं, तो फिर जरूरी है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त करना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो माफिया के हाथों में देने की बजाय खुद गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और स्टेट जो है ना उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। इस वाक़े के अंदर भी अगर आप देखिए तो कोई एक फरीक तो जिम्मेदार नहीं है। जहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार रियासत है या हुकूमती मशीनरी है या इंतजामी इदारे हैं जिनको बर वक्त इकदाम करने चाहिए थे, वो करने में नाकाम रहे हैं। और इसका एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म ने भी किया है, वज़ीर आला ने भी किया है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो माशरती बेहिसी है वो भी हमें बहुत देखने को मिली है। यहाँ होटल के किराए वगैरह बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे थे, महंगाई बहुत चीज़ें बेची जा रही थी, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए कोई एक फरीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है और हुकूमत ने जिम्मेदारी का एहसास किया, एक कमेटी तो बना दी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस कमेटी का नतीजा क्या निकलेगा। यानी महज एक दो लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनका तबादला कर दिया जाएगा, या बाकी उन लोगों को भी अकाउंटेबल किया जाएगा जिन्होंने रेड अलर्ट के बावजूद वो हिफाजती इंतजाम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। एक बात। और दूसरी बात यह कि वो जो होटल मैनेजमेंट है, क्या उनको भी अकाउंटेबल किया जाएगा जिन लोगों के बारे में निशानदेहियां हुई हैं जो 20-30 40 हज़ार रुपए किराए मांग रहे थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ से हमें मसाइल देखने को मिले हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। आप देखिए, ये कोई पहला वाकया तो नहीं है पाकिस्तान में। हर जगह जब भी कोई वाकयात होते हैं तो हुकूमत जो है उस वाकये के बाद एक्टिव होती है। वाकया होने से पहले तो हमें इक़दामात उठाने चाहिए। तो सलमान आबिद साहब, यही तो सवाल है कि अब कोई सीख के इससे आगे के लिए बेहतर कर दे। अच्छा जी, पार्किंग प्लाजे वहाँ जिस तरह से होने चाहिए, सयाह जितनी बड़ी तादाद में आता है वो नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं, सड़कों की सूरत हाल भी बताया जा रहा है अबतर है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इन पे आपको हर वक्त फॉलो अप करते रहना चाहिए जब सयाह इतने आते हैं। अब हर चीज तो नजरअंदाज की गई है, किस किस चीज का जिक्र किया जाए? देखिए, कोई एक हुकूमत का मसला नहीं है। अब आप देखिए ना, पिछले 20-25 सालों में देखिए
जो टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो सड़कें बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ पैरेलल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो हमने नहीं बनाया। पार्किंग के मसाइल आपने बताए हैं, सड़कों की रेगुलर मरम्मत के मामलात हैं, फिर इसी तरीके से होटल्स के निज़ाम है, फिर वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। कोई एक निज़ाम तो है नहीं ना। अब आप देखिए वहाँ कुंडा माफिया है जो बाकायदा जंजीरें डाल देता है गाड़ियाँ निकालने के लिए, गाड़ियाँ लेने के लिए, और जान जान के लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि अगर आपने हमसे कुंडा ना दिलवाया तो आपकी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकेगी। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जो वहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, वहाँ की इंतजामिया थी, वो सारी बेबस नजर आई है। क्योंकि देखिए ना, जो रेड अलर्ट जारी हुआ था, उस रेड अलर्ट के ऊपर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और ये वाकया हुआ। थैंक यू सो मच सलमान। अभी सब वक्त कम है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जिम्मेदारी तो कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। वाकया रूनुमा हुआ वो हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि इस वाकये से हम सीखेंगे क्या, इंतजामात बेहतर करेंगे। ये चीज़ें जो हैं आने वाले वक्त में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। हमारी अगली खबर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं म्यू अस्पताल से है, जहां पर आग के शोले भड़क उठे। रिकॉर्ड जलाने के लिए आग लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है, इस पर तहकीकात की जा रही हैं। इस तरह के वाकयात जब भी हम देखें कि रूनुमा होते हैं, तहकीकात की जाती हैं, तहकीकात में कुछ साबित नहीं होता और सिर्फ कागजी कार्रवाई रह जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, माजी में भी होता रहा है कि अगर कहीं पर आपका ज़रूरी रिकॉर्ड मौजूद है या फिर उस रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है या किसी जगह पे आपने कुछ इस तरह का तो आसान हल ये निकाल लिया जाए, तो आप आग लगा दें और उसको जला दें। ये भी इसी तरह है कि, लेकिन मुझे ये बताएं कि रिकॉर्ड जलाने के लिए आप इमरजेंसी के एक फ्लोर पर आग लगा रहे हैं, नीचे आपके पेशेंट हैं, तो उनका कौन ख्याल करेगा? बात करने का मकसद ही है। बाकी दूसरी बात रही कि अब रिकॉर्ड कौन सा था, उसको तक कौन पहुँचा। CCTV फुटेज का जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि उसकी बुनियाद पर लग रहा है कि आग यहाँ पर लगाई गई है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा आसान है कि इस बात का नोटिस भी लिया गया है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, कमेटी बना दी जाए और उस CCTV के ज़रिए जो जाने वाला शहरी है या उनका मुलाजिम है, जो भी है, अगर वो वहाँ तक पहुँचा है और उसके बाद आग भड़क उठी है, तो मेरे ख्याल में बड़ा आसानी से इसका तलाश इसको किया जा सकेगा कि कौन मुलजिम है और किन वजूहात की बुनियाद पर यह किया गया। लेकिन हॉस्पिटल में आतिशज़दगी का वाक़या होना या आग का लगना जो है वो मरीजों के लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है या हो सकता था, तो इसका मेरे ख्याल में किसी ने नहीं सोचा होगा। इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के अगर मामलात हैं तो रेस्क्यू 1112 को आप क्रेडिट देने की ज़रूरत है कि अगर वो बर वक्त पहुँचे हैं और उन्होंने आग पर काबू पाया है। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात अफसोसनाक है, इनकी तहकीकात जो है वो जल्द अज जल्द और मेरिट पर होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों का तयन भी हो सके, क्योंकि अस्पताल वो जगह है जहाँ पर आप किसी किस्म का रिस्क नहीं ऐसा ले सकते हैं। 80 लाख मास्क मुफ्त तकसीम करने का प्लान है और इसके लिए जी कमिश्नर साहब मुतहरिक हैं, कह रहे हैं घर घर मास्क पहुँचाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, मास्क पहुँचा भी देंगे, मुझे तो बाहर कहीं पर भी SOPs फॉलो करती कोई प्रैक्टिस नज़र नहीं आ रही है। हर तरह की कैटेगरी के लोग कोई भी SOP को फॉलो नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को सबसे पहले हम पाबंद करें। सिप्रा साहब, देखिए, बतौर कमिश्नर उनकी जिम्मेदारी है कि हर शहरी को बाहिफाजत रखा जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए और बिलखसूस जब एक वबा फैली हो तो उसका मजीद फैलाव रोका जाए। बतौर सरबराह उनकी जिम्मेदारी है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। अब दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया है कि इस पर अमल दरामद कौन करेगा? 80 लाख ले लें, करोड़ ले लें, आप मास्क लोगों को फराहम नहीं करते। लोगों ने चिन्ह के ऊपर मास्क रखा हुआ है, पहनना गवारा नहीं कर रहे। मतलब आप मास्क पहने हिफाजत के लिए, ना कि फैशन उसको आप बनाए ना। आपने शो करना है कि मैंने मास्क लाया, उसको नीचे किया, तो उसका कोई फायदा नहीं, फिर ना पहने। मकसद है कि आपके अभी तक SOPs तो एग्जिस्ट करते हैं ना इस वबा के, कि आपको समाजी फासला भी रखना है, मास्क का पहनना जो है वो लाजिम करार दिया गया। चले समाजी फासला को भी आप छोड़ दें, वो बड़ी दूर रह जाता है। कम अज़ कम मास्क का इस्तेमाल अगर हमारी कौम शुरू कर दे, आवाम जो कि मुमकिन नज़र तो नहीं आता लेकिन शायद शुरू हो जाए, अगर वो हो जाए तो बहुत आसानी से इसका हल और इस बीमारी का फैलाव जो है वो रोका जा सकता है। बेसिकली कमिश्नर साहब का भी यही विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क अगर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे तो हो सकता है कि वो शायद इसको पहन लें। और कुछ अगर 80 लाख है, इसमें से 40 लाख लोग भी अगर उसको पहन लेंगे तो मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी। अच्छा, लोगों के अंदर जो एक खौफ है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। हमने आगे चल के पूरा एक सेगमेंट करना है कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर, लेकिन माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जो चीज़ें लोगों को बार बार रिपीट कराई जाए, याद कराई जाए, उनका असर रहता है। मुझे तो इसका असर भी अब लोगों पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। असर उस वक्त आया था जब ये शुरू में आया था और उस वक्त आपके रेस्क्यू की या कोई महकमा सेहत की गाड़ी आपकी गली में दाखिल होती थी और दूर दूर तक
उसको लोगों को भगा दिया जाता था, एक खौफ व हरास फैल जाता था कि किस घर से पेशेंट को उठाना है, और इवन जो किराएदार थे उनको भी निकालना शुरू कर दिया गया मालकान की जानिब से। वो ही कुछ 15-20 दिन जो खौफ की फ़िज़ा बनी थी, उसके बाद ये जितनी देर कोरोना वायरस हमारा है, चाहे अमवात की शरह बढ़ी, चाहे स्कूल्स बंद हुए, चाहे मार्केट्स बंद हुई, शादी हाल बंद हमने किए, सख्तियाँ भी की, बैरियर्स भी लगाए, पुलिस को भी खड़ा किया, सज़ा देने की भी कोशिश की, कानून बनाने की भी कोशिश की कि हम मास्क पहना लें, लेकिन नहीं, ये उस वक्त होगा जब आवाम खुद अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी और वो सोचेगी कि हमें भी बचना है और जो उनके साथ मिलने वाले लोग हैं उनको भी बचाना है। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से ताउन जरूरी है। आप किसी एक को, हुकूमत को नहीं जिम्मेदारी दे सकते, आवाम को नहीं दे सकते, दोनों तरफ से ताउन बहुत जरूरी है। तो अभी हम 11:05 पर स्पेशल सेगमेंट करेंगे। डॉक्टर तनवीर इस्लाम हमें ज्वाइन करेंगे। ओमिक्रॉन, इसकी साख्त, इससे बचाव, इसके लिए क्या क्या आपको करना है, हिफाजती इकदामात, अपना बचाव कैसे आपने मुमकिन बनाना है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस जानेंगे, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ आपके साथ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर एंड डीन ऑफ मेडिसिन जिन्ना हॉस्पिटल, डॉक्टर तनवीर इस्लाम, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर इस्लाम साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कितना खतरनाक है ये वेरिएंट, बचाव कैसे मुमकिन है, एहतियात के अलावा इसका हल क्या है, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करने का मकसद ये था कि लोगों को हम बता सके कि केसेस किस तरह से बढ़े हैं, कितनी एहतियात ज़रूरी है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड हमने स्टार्ट देखा, उससे कितना डिफरेंट है और कितना खतरनाक है? देखिए, अगर आप ओवरऑल इसका ओमिक्रॉन की बात सिर्फ अगर करना चाहें तो कोविड को शुरू हुए, कोविड-19 का मतलब है 19 के एंड में शुरू हुआ, मार्च 2020 में हमारे पास आया। अब तक तकरीबन 2 साल गुजर गए। एग्जैक्टली 2 साल में ये 5वीं वेव है जो दुनिया भर की अगर आप वेव्स में से देखें तो तकरीबन ये भी 4थी-5वीं ओवरऑल वेव है। जो राइज पूरी दुनिया में है, दैट इज़ द बिगेस्ट पीक एट दिस पॉइंट। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो फैलाव है इस वेरिएंट का। ठीक है, मतलब ये कि डेल्टा को भी ये क्रॉस किया है, इसने पिछली सारी तीनों वेव्स को क्रॉस करके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मिलियंस तक चला गया। इसके स्प्रेड करने की शिद्दत क्या ज़्यादा है? इसकी स्प्रेड चूँकि इस वक्त प्रॉबली नॉट ओनली ओमिक्रॉन चल रहा है, फ्लू कोरोना भी चल रहा है। फ्लूरोना जो है, फ्लूरोना का भी और ओमिक्रॉन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये दे आर कैरिंग द फ्लू वायरस। डॉक्टर साहब, ये तो आपने नई एक टर्म आज बता दी। फ्लूरोना जो है वो डेफिनेटली शुरू हुआ है फ्रांस से, अब ये चलता जा रहा है और फैलेगा। बोथ ऑफ देम आर लाइक अ फ्लू वायरस, सो दे आर एक्टिंग लाइक अ फ्लू वायरस। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये ख्याल करना कि ये देखने में फ्लू की तरह से आएगा, ट्रांसमिट भी ये फ्लू की, टाइम भी फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का टाइम है, इन्फ्लुएंजा के तौर पे ट्रांसमिट हो रहा है और हाईली ट्रांसमिसेबल है। अच्छा डॉक्टर, हाईएस्ट लोग तो इसकी पीक है। एहतियात कर ही नहीं रहे। लोग तो इसको नॉर्मल हम मौसम की तब्दीली के साथ देखते हैं। जो वो लोग जोड़े हैं कि जी मौसम तब्दील होता था तो हमेशा से जुकाम लोगों को होता है, तो क्यों इससे लोग कहते हैं खौफ देखिए, फैला? लोगों के अंदर 2 चीज़ों को लोगों को सोचना चाहिए। एक बात तो इसमें पक्की बात है कि इसके एहतियात लोगों के अंदर कम होती जा रही है। एग्जैक्टली वजह यह कि लोग सोचते हैं जी हमने तो वैक्सीनेशन करा ली। अब रिमेंबर, वैक्सीनेशन का ओवर टाइम जो इसका इम्पैक्ट है वो डिक्रीज होता है। हर एक के लिए ये सोचना कि भी मैं वैक्सीनेटेड हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो जो कार्ड हमें मिलता है जिस पर लिखा होता है फुली वैक्सीनेटेड, वो उसका चेंज होना चाहिए। बिकॉज द वैक्सीनेशन ड्यूरेशन जो उसका इम्पैक्ट है वो लेस देन 6 मंथ्स है। ओके, इवन जो बेस्ट ऑफ बेस्ट वैक्सीनेशन है जो कि फाइजर है, उसका भी 6 मंथ्स ड्यूरेशन है। 6 मंथ्स के बाद उसको भी रीवैक्सीनेट होना है ताकि बूस्टर लगना है। अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, सोचते हैं कि जी हमने तो वैक्सीनेशन करा लिया, हमें कोरोना नहीं होगा। वेल, जो बेस्ट वैक्सीनेशन है उसको भी कोरोना होगा, अच्छा। इवन आफ्टर बूस्टर डॉक्टर साहब, होगा। हमने ये मिसालें भी देखी हैं, हमारे सामने ये मिसालें रही कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन, अब लोग कहते हैं कि एक तरफ लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन ही बार बार कराई जाओ। अब कुछ लोग अभी भी डिनाइल मूड में हैं, वैक्सीनेशन करवाने को ही तैयार नहीं है।
देखिए डिनायल जो होगा ना वो आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे, हर दफ़ा वैक्सीनेशन से जो स्ट्रेंथ कोरोना की है ना वो टूटती जा रही है। ठीक है। आपकी पावर जो आ रही है इसके साथ वो ये सोचे कि हर वैक्सीनेशन के साथ आप कोरोना से ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। सो ओवरऑल जो कोरोना की सेवेरिटी है वो जितनी वैक्सीनेशन है उतनी सेवेरिटी कम हो जाएगी आपके लिए। सो जो अपने आप को वैक्सीनेटेड समझ रहा है और 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, सो वो सोचे कि वो अब पार्शली वैक्सीनेटेड है। अपना जिसने वैक्सीनेशन के लिए बूस्टर अभी नहीं लगाया आज ही जाके लगाएं ताकि अपने आप को वो वैक्सीनेटेड समझें। नंबर 2, इसके भी 2 से 3 हफ्ते के बाद इस वैक्सीनेशन का उनको बेनिफिट होना। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात की है, तो वैक्सीनेशन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने जैसे कि बात की कि डिनाइल मूड में हैं। फिर जो लोग प्रेग्नेंट खवातीन हैं, जो लोग किसी सुअर बीमारी में दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं, वो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप कि कितनी ज़रूरी है उन लोगों के लिए? देखिए जितनी कोमॉर्बिड कहलाती है, जो आपने अल्फाज बोले वो सब कोमॉर्बिड कहलाते हैं। मतलब ये कि अंदर से पहली बॉडी का इम्यून सिस्टम वीकर है और आई थिंक हाई रिस्क पे, उसको तो डेफिनेटली करानी। ठीक है। जितने आपने सारे बोले सबको डेफिनेटली करवानी, सही ना वाला क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीनेशन आपने, अब वैक्सीनेशन की जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उसमें भी लोग चॉइस पे आ जाते हैं कि कौन सी बेस्ट है, सुनी सुनाई बातों पर कि मैंने तो यही करानी है, ये नहीं करानी, इससे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर है। इन द सेंस मैं साइंटिफिकली इसको सिर्फ ये कह सकता हूँ, जो वैक्सीनेशन की टाइप है सारी चाइनीज़ को एक तरफ कर लें, फिर रशियन कर लें, फिर एस्ट्राजेनेका कर लें और मॉडर्ना और फाइज़र को इकट्ठा कर लें। मॉडर्ना और फाइज़र mRNA, बाकी सारी जो है उनका बेस वायरस बाय इटसेल्फ है। जो चाइनीज़ वैक्सीनेशन है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इनिशियल आफ्टर द सेकेंड डोज बेनिफिट इज़ अबाउट टू 65% पीपल, और आफ्टर 3 months वो अगर उनको 65% इम्यूनिटी मिल रही है तो दे आर डाउन टू 27% इम्यूनिटी। सो 3 months में उसकी इम्यूनिटी डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गई है। जो है एस्ट्राजेनेका समझें कि वो 120 days 4 months में नीचे ड्विंडल डाउन करती है। रशियन 95 से शुरू हो रही है, 90 नहीं, वो 92 से शुरू हो रही है, एंड इट डज कैरी ओवर 6 months। फाइजर एंड मॉडर्ना बोथ डेफिनेटली 6 months। सो फाइजर का 6 monthly बूस्टर लगाना मस्ट है। सो इसलिए अगर आप अब चूज़ कर रहे हैं, आपके पास चॉइस है, तो गो फॉर द बेस्ट। अब गो फॉर द बेस्ट का क्या मतलब है? फाइजर अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, व्हाई नॉट गो फॉर इट? बिल्कुल, तो लगवाएं और फाइजर लगवाएं। एक मतलब मैं तो खुद ये कहूँगा, चूँकि अब आपकी इम्यूनिटी फ्रॉम द ओरिजिनल चाइनीज़ बहुत नीचे है, और नॉट ओनली 1 dose 28 days पे दूसरी फाइजर लगाना इवन मोर बेनिफिशियल है। सो एक तो डेफिनेटली सबको लगाना चाहिए। अगर बेस्ट ऑप्शन लेना है तो एक के बाद दूसरी 28 दिन के बाद लगाएं। सही। तो आगे के बेस्ट आपके लिए कौन सी है वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने बात करनी है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका तरीका इलाज क्या है, और सेकेंडली इससे बचाव कैसे मुमकिन है? लेट मी स्टार्ट के फिर वैक्सीनेशन से। ये वायरस वैक्सीनेशन वाले लोगों को के लिए तो बेसिकली मैंने जैसे बताया फ्लू के तौर पे आएगा। ठीक है। सो द मोर वैक्सीनेशंस यू हैव द बेटर यू आर। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन है उसमें बेहतर है। अब इसकी अगर हम सिम्टमेटोलॉजी, इसकी अलामात की तरफ जाते हैं, तो अलामात अल्टीमेटली ये फ्लू के तौर पे ही आ रहा है। ठीक है। अगर आप देखेंगे एडमिशन रेट इसका बहुत कम है, पेशेंट्स की ट्रांसमिशन ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है, लेकिन एडमिशन सेवेरिटी इसकी कम है। इसमें 2-3 खासियत है, ख़ास सिम्टम्स हैं जो कि हर एक के जहन में आने चाहिए। जहाँ पे ये आ रहा है नज़ला ज़ुकाम के तौर पे, उसके साथ इसमें हेडेक है जो कि पिछले
डेल्टा में नहीं थी। दूसरा नाइट स्वेट, रात को पसीना आना। ये दो अलामात इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिससे इंसान को फ्लू महसूस हो रहा है येट हेडेक होगी। सो दैट मीन्स अगर इसमें इंसान को सोचना चाहिए कि, और ये चूँकि मैंने जैसे बताया ये फ्लू के साथ आता है, तो आप टेस्ट करवाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है क्योंकि अभी फ्लू के एलिमेंट्स चल रहे हैं। बाद में टेस्ट कराते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है, या पहले पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद फ्लू के सिम्टम्स आ जाते हैं। सो इट इज़ कोवेरिएंट के भी इसमें दोनों वायरस भी चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये तो अलामात डॉक्टर साहब ने बता दी। अब इसके इलाज की तरफ आने हैं। कोविड में हमने देखा कि लोग आइसोलेशन में चले जाते थे, घर में ही अपना इलाज मुआलजा। किस सूरत में और किन सिम्टम्स के साथ आप घर में अपना इलाज मुआलजा कर सकते हैं, किस सूरत में आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और घर वालों से आपने किस तरह से लहदा रहना है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे हैं कि इलाज क्या होगा ओमिक्रॉन का, और वो लोग जो कि घर में आइसोलेट हो रहे हैं उनके लिए डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे। सेकेंडली, सेल्फ मेडिकेशन। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि कोरोना कोई मसला नहीं है, आप घर में रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम बुखार है और इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके बाद आप बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो ठीक है कि घर पे आइसोलेशन इज़ परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज आपके सिंपल फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, कोई बेसिक उसके लिए पैनाडोल ले रहे हैं, एंटी एलर्जी ले रहे हैं, नेज़ल स्प्रे ले रहे हैं, परफेक्टली फाइन। अगर सिम्टम्स बढ़ना शुरू हो जाए, फीवर आना शुरू हो जाए और फीवर रह रहा है और उसके बाद आपका सांस में दिक्कत है और खांसी आना शुरू हो रही है जो कि जिसके अंदर बलगम भी है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना। ठीक है। सिंपल फ्लू के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि भागे भागे जाना चाहिए, लेकिन ये जहन में रखिए कि लोग टेस्ट नहीं कराते। टेस्ट तो अब आपको कराना चाहिए, चाहे अपने लिए ना भी करा रहे हो, दूसरों के लिए, ताकि ये ट्रांसमिशन रुके। ट्रांसमिशन जब तक के नहीं रुकेगी, फैलाव जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा अनवैक्सीनेटेड की तरफ ये जाएगी। जितना ज़्यादा ये अनवैक्सीनेटेड की तरफ जाएगी उतना लोड हॉस्पिटल्स पे बढ़ेगा। अब रह गया कि इसको हमने घर पे रह के मॉनिटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है कि भागे भागे जाने की जरूरत। लेकिन जैसे मैंने कहा, बुखार, लंबे सांस लेने पे खांसी का आना, इस किस्म की जो अलामात है, फिर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। लोग कहते जी मेरा तो 94% है, वेल 98% नॉर्मल है ना। ये मैं पिछली वेरिएंट पे भी बता रहा था, 2 लंग्स हैं हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट। एक पूरा लंग हम किसी कैंसर की वजह से निकाल देते हैं तो हम 50% पे रह गए। ऑक्सीजन लेवल 98 से 97 को भी टच नहीं करता। इसका क्या मतलब है? 94 के लिए आने के लिए लंग मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा बीमार हो गया। सो 94 का इंतज़ार ना करें। जब ये डिप करना शुरू करता है उस वक़्त अपने डॉक्टर से रुजू करें। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना कम डैमेज होगा, जितना कम डैमेज होगा उतनी जल्दी रिकवर करेंगे और परमानेंट डैमेज से बचेंगे। सही। सो ये तो हो गया कि भी आपने करना क्या। ट्रीटमेंट का जो आपने पूछा, ट्रीटमेंट में हमेशा लोगों को समझाता हूँ, इसकी 3 मोडेलिटीज़ है। इस वायरस के अंदर ये 3 तरीके से तंग करता है हर इंसान को। किसी को तो जैसे फ्लू होके चला गया, लेकिन जिसको आ गया तो निमोनिया की तौर पे इसने अपने आप को कन्वर्ट किया, यानी इसको बुखार आ रहा है, सांस में दिक्कत आना शुरू हो गई, खांसी आ रही है और ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया। ठीक है। इसको हमने 3 तरीके से देखना है। एक, इसमें क्लॉटिंग होती है, ब्लड जमना शुरू होता है, तो हम ब्लड थिनर्स देते हैं। दूसरा, ब्लड थिनर्स में कोई चेंज नहीं आया, जो पहले वेरिएंट्स थे वही है, लेकिन इसमें इतनी थिकनेस देखी नहीं है हमने अभी तक। नंबर 2, इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। उसका क्या मतलब है? ये लंग में सोजिश करता है, ठीक, जो बॉडी का रिएक्शन टू दी वायरस है। अब चूँकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, इसमें चेंजेस आ रही हैं। अब पहले हमारे पास सिर्फ डेक्सा था, सैल्यूमेड्रोल था, फिर कुछ लोगों को हमें देना पड़ा था, क्या नाम है, एक्टेमरा।
अब हमारे पास उसकी जगह पे ओरल टैबलेट भी बैरिसेटिनेब भी आ गई है। सो दैट मीन्स कि हमारी उसमें तरक्की होती इलाज जा में रही भी है, यानी जिद्दत आती बिल्कुल जा आ रही है। तीसरे नंबर पे था है कि एंटीवायरस, वायरस के अगेंस्ट इसकी जैसे एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीवायरस। अब ये एंटीवायरस जो है पहले हमारे पास सिर्फ एक थी रेमडेसिविर, उसके बाद अब ओरल भी अच्छी से अच्छी आती जा रही है। सो आप ये ना सोचें कि आपके पास इलाज मुमकिन नहीं है, नई जदीद तशखीस के मुताबिक ज़्यादा से यानी ज़्यादा इलाज भी मौजूद है। जी, तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, अब आपने बता दिया कि इलाज इसका क्या है, जदीद इलाज भी मौजूद है, मेडिसिन की सूरत में भी अवेलेबल है। अब हम बार बार ये चीज़ कह रहे थे कि हमारे जो नौजवान हैं उनको कोविड इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बूढ़े अफराद के लिए, बच्चों के लिए। इस स्टेज पे जहां हम पहुंच चुके हैं 5वीं लहर में, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सबको इक्वली ही एहतियात चाहिए? देखिए, एहतियात तो सबको उतनी ही चाहिए, क्योंकि आपने वापस, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, अल्टीमेटली जाना तो वापस नाना नानी दादा दादी के घर में ही है। जब आप वापस जाते हैं तो वायरस लेके जा रहे हैं, चाहे वायरस आपको तंग नहीं कर रहा, आपके लॉयकीन को तो तंग कर सकता है। सो अल्टीमेटली आपको उसका केयर तो करनी है, जो मर्जी कर ले। अब रह गया कि इसमें 3-4 चीज़ें इंसान को, मतलब अगर आप लोग इसमें से लेके जाएं इस इंटरव्यू में से, एक एहतियात मस्ट है। ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन शुरू हुई है, अपने लिए नहीं करनी तो अपने रिश्तेदारों के लिए करें, उस्तादों के लिए करें, जिनके घर में आपने रहना है उनके लिए करें, कि वायरस अंदर ना घर में जाए। जब जाएगा तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो वर्स्ट ऑफ है। तो ये याद रखिए कि आप वैक्सीनेशन नहीं की हुई तो करवाएं, बूस्टर नहीं लगा हुआ तो लगवाएं। ये 3 चीज़ें दोनों चीज़ें कर चुके हैं आप, एहतियात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, फिर भी आपके पास ये आ सकता है। फिर अपने आप को देखें कि जैसे ही इसने अपनी चेंज करनी है पोजीशन, यानी कि सेवेरिटी की तरफ जाना है, तो जल्दी इलाज के लिए जाएं। अब आज भी मैंने पेशेंट देखा, वो आया 14 दिन घर पे बैठ के आया है, फेफड़े दोनों वाइट आउट हो चुके हैं। अब उस वक़्त ऑफ कोर्स कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, अब मरीज़ उस पर रो रहे हैं। अब रोने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आपने टाइम जिधर इलाज मुमकिन था उसमें से निकल गए। सो वेट करके घर में लेट हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के पास जाना गलत है। बिल्कुल, इसी नोट पे डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एहतियात के अलावा, वैक्सीनेशन के अलावा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हल कोई नहीं है। अगर आप बचाव मुमकिन बनाना चाहते हैं तो एक तो आपने एहतियात करनी है, सेकेंडली वैक्सीनेशन करानी है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है, बूस्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बचाव का एक हल है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि फ़लाँ का बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक है और फ़लाँ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 1 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल, अक्सर आप सुनते हैं कि फ़लाँ ने कामयाबी हासिल की, पोजीशन हासिल की, बहुत ज़बरदस्त नतीजा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे होनहार तलबा हैं जिनके बारे में एक्चुअली जान के मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ। आज की मेहमान जिससे मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ, नूरुस सबा है, जो कि एक ऐसी स्टूडेंट है जिनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं शदीद किस्म की हैरान होकर रह गई कि कैसे कर लेते हैं लोग। MBBS की तलबा हैं जिन्होंने 23 मेडल हासिल करने वाली तलबा का एजाज़ हासिल किया। सूबा पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 161 साल के दौरान इन्होंने जो है 23 मेडल से इन्हें नवाजा गया है। ये एजाज़ इन्हें यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन में हासिल हुआ है। मजमूई तौर पर 13 गोल्ड और 10 सिल्वर मेडल इन्हें मिले हैं। तो माशाल्लाह से कामयाबी का सफ़र नूरुस सबा ने कैसे तय किया और कैसे इतने सारे गोल्ड मेडल हासिल कर लिए? क्या सिर्फ ये पढ़ती ही रहती हैं? नूरुस सबा से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरुस सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बारे में जानकर इतनी खुशी हुई। और जब लड़कियां इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करती हैं, इतनी शानदार कामयाबी हासिल करती हैं, मैंने तो कहा हम सुनते हैं फलां ने पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया, 1, 2, ये पूरे के पूरे 23 मेडल्स कैसे हासिल कर लिया आपने? बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स थे और फिर जो है वो हर साल प्रॉफ में पोजीशन थे और फिर टोटल बेस्ट ग्रेजुएट और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट होने के मेडल्स मिला के 23 बनते हैं।
उसमें जो है वो 13 गोल्ड एंड 10 सिल्वर मेडल्स इतना करती हैं। तो टेक्निकल इसका आंसर ये है। बाकी ये कि थ्रू आउट MBBS जो मेरा तरीका रहा था पढ़ने का, वो इट वाज मोस्टली सेंटर्ड ऑन कि जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह समझ के उसका कॉन्सेप्ट लेके, और दैट्स हाउ आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई गेव माय बेस्ट। बाकी अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नूर, बहुत सारे हमने ब्रिलियंट स्टूडेंट देखे हैं, आपकी थ्रू आउट पोजिशंस रही, फर्स्ट पोजिशन, मतलब अब क्या सारा दिन आप पढ़ती रहती हैं? कुछ अपनी रूटीन डिस्कस करें, कैसे आप अपना सारा प्लान तैयार करती हैं कि आपने स्टडी को इतना टाइम देना है, क्या कहीं नहीं आती जाती हैं आप? मेरा स्टडी प्लान इस तरह से इट्स वेरिएबल लाइक अकॉर्डिंग टू, मतलब एग्जाम से करीब डेफिनेटली आपको पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं पढ़ती रहती थी। आई वाज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैंने काम किया, जिसमें यूनिवर्सिटी और क्लास के दरमियान जितना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कम्युनिकेट करने वाला बेसिकली जो काम होता है। फिर हमारी किंग एडवर्ड की एक ड्रामेटिक सोसाइटी है जिसमें हम हर साल एक एनुअल प्ले प्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए हम जो है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बड़ी रिगरस किस्म की रिहर्सल्स करते हैं। शाम रात 10 बजे तक जो हमारी रिहर्सल्स चल रही होती हैं, तो उसमें आई यूज्ड टू प्ले लीड रोल्स और बैक स्टेज वगैरह की मैनेजमेंट में, क्योंकि मुझे काफ़ी शौक था एक्टिंग करने का, तो आई यूज्ड टू डू दैट। फिर डिबेटिंग सोसाइटी में आई वाज इन्वॉल्व्ड इन डिबेट, और इसके अलावा जो मेरी पर्सनल हॉबी जो कि आई वुड से क्लोजेस्ट टू माय हार्ट इज रीडिंग, राइट। अपार्ट यानी सिर्फ स्टडी नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ में भी आप भरपूर हिस्सा लेती हैं, और अच्छा मुश्किल होती हैं ये चीज़ें। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं पर वो अच्छे नंबर नहीं, अच्छे ग्रेड नहीं हासिल कर पाते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है? अच्छा, आई वुड से कि मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप पूरा दिन बैठ के किताब देख भी रहे हो लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। इसके बरक्स अगर आप कम टाइम दे के भी इफ यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मटीरियल इज ट्राइंग टू से, तो मेरे ख्याल से सजेशन मेरी होगी कि ग्रुप स्टडी इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। अगर आप कुछ चीज़ पढ़ो, उसको दूसरे को पढ़ाओ, वो फिर आपको कभी नहीं भूलती। दिस इज समथिंग माय फ्रेंड्स एंड आई वुड डू। हम इकट्ठे मिलके एक दूसरे को पढ़ा के पढ़ते होते थे, तो जो मैंने पढ़ाए हुए टॉपिक्स दूसरों को वो कभी नहीं भूलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? क्या ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है इस तरह से ग्रेड्स हासिल करने के लिए? शुरू से आपकी क्या रूटीन रही, मैट्रिक से लेकर यहाँ तक किस तरह से आपने तैयारियाँ की? मतलब घर में ही पढ़ाई की, ट्यूशन ज़्यादा ली, किससे हेल्प लेती थी स्टडी में? अच्छा, ये एक्चुअली हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है मैट्रिक SSC का, कि उसमें ज़रा ट्यूशन में बच्चे जाते भी हैं, अकेडमीज वगैरह होती हैं, टेस्ट देते हैं, तो मैट्रिक SSC में तो वही मैंने सिस्टम फॉलो किया था। वो काइंड ऑफ एक सैड बात है, हमारा कल्चर ज़रा इस तरह का बन गया है कि एक रट्टा बेस्ड सिस्टम है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स और अकेडमीज और टेस्ट वगैरह और काफ़ी सब, आई थिंक समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी चेंज्ड एट दिस पॉइंट। तो मैट्रिक SSC में, लेकिन दैट्स द सिस्टम वी हैड टू कोप विद इट, उस तरह से किया। MCAT की तैयारी में भी जो है वो जो है अकेडमी से टेस्ट के साथ साथ टीचर्स की हेल्प के साथ साथ मैंने पढ़ा था, उसमें भी मेरी पंजाब में फर्स्ट पोजीशन थी। लेकिन फिर MBBS जब स्टार्ट हो जाता है उसमें कोई ट्यूशन या अकेडमी वगैरह नहीं होती, यूजली जस्ट आप यूनिवर्सिटी का ही उसके साथ ही चलते हो और वहीं पे आपको। अच्छा नूर साहब, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे पास वक्त कम है तो बताइएगा क्या करना चाहती हैं आगे? फ्यूचर मेरा प्लान फिलहाल जो है, आगे अल्लाह ताला मदद करे, वो ये है कि बैरून मुल्क जाकर आई वुड वांट टू गेट ट्रेनिंग एंड देन कम बैक टू पाकिस्तान, ताकि जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रेनिंग और नॉलेज के गैप एग्जिस्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेनिंग लेकर जब वापस आऊँ तो इनको एड्रेस करके सिस्टम बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर सकूँ।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुड लक, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां मजीद दे और आपने जो प्लान्स बना रखे हैं इसमें आप कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मेहमान मौजूद थी बिलाशुबा जो कि तलबा के लिए रोशन मिसाल हैं। तो बताया जैसे कि नूरू सबा ने कि कोई ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बजाय इसके कि आप रट्टा लगाते रहें। तो ये थी हमारी आज की मेहमान, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ही टैलेंट मौजूद है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।